गुड इवनिंग। आज हम 2020 का न्यूटन्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो मैंने दिया था, उस वीडियो में मोशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा ईयर्स के थे, 7-8 साल के, 10 साल के क्वेश्चंस थे। वो कुछ एनडीए का भी उसमें मिक्सअप था, लेकिन ज़्यादा एयरफोर्स का क्वेश्चन था। 13 का, 15 का, 18 का, वो सब दिया हुआ था उसमें। वो मैंने सॉल्व कर दिया था विथ कंसेप्ट। और आज जो हम देने वाले हैं न्यूटन्स लॉ को, ये प्रोजेक्टाइल को, सर्कुलर मोशन को, न्यूटन्स लॉ को, उसका क्वेश्चन जो 2020 में आया हुआ है, कुल मिला के 5 क्वेश्चंस थे 2020 में। लेकिन उसको देने के पहले थोड़ा कंसेप्ट भी ज़रूरी होता है कि हाउ टू टेकल बनाएंगे कैसे उसको, उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कंसेप्ट है, उसके अंदर क्या क्या थ्योरी है, उसको थोड़ा देख लें। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का हम डाल देंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं। यहाँ हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो पहले ये देखो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसको थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। उसके बाद हम थ्योरी। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप्य गति। इसका क्या नाम हमारा, इसका नाम हमारा है प्रक्षेप्य गति। सबसे पहली बात है कि इसको हम लोग 2D मोशन के अंदर लाते हैं। द्विविमीय गति है, ये हमारा 2D मोशन है, पहली बात। दूसरी बात है कि पैराबोलिक मोशन है, पैराबोलिक मोशन, जिसको हम लोग परवलयाकार गति बोलते हैं, पैराबोलिक मोशन, या इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग परवलयाकार गति कहते हैं, परवलयाकार गति इसको हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये याद रखना कि कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन एक बार एनडीए का है, वैसे एयरफोर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेवी में पूछा हुआ है इस क्वेश्चन, कि ट्रेन की खिड़की से यदि किसी सिक्के को हम लोग फेंकते हैं, उछालते हैं, या किसी बॉल को हम फेंकते हैं, तो उसका पाथ कैसा होता है, उसका मार्ग कैसा होता है, तो उसमें आंसर हमारा परवलयाकार होगा। ठीक है। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा इसके अंदर, कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जब किसी मोशन के अंतर्गत किसी बॉडी को जब हम किसी एंगल पे फेंकते हैं, यहाँ पे ये देखो, जब किसी बॉडी को एक एंगल पे फेंका जाता है, ऐसे फेंका जाता है इसको, तो इसमें ये देखना है, इसमें कुछ संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होता है, ये थीटा पे फेंका इसको, ये मैक्सिमम हाइट होता है, और ये तो ओरिजिन है। यहाँ से ले करके जहाँ पे प्रोजेक्टाइल अर्थ से टकराया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और याद रखना कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा ux होता है और एक हमारा uy होता है। याद रखना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारा जो है ux है, इसको हम लोग u cos थीटा के टर्म में लेते हैं, और हमारा जो है uy है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम लोग u sin थीटा कहते हैं। ये 2 पार्ट हमारे पास है। और यहाँ पे रखना हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हमारा ux जो होता है, ये हर हमेशा u cos थीटा होता है, और तुम्हारा यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाता है, मर जाता है, जीरो हो जाता है इसका हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ से फिर नीचे गिरना शुरू करता है। और ये थ्रू आउट द जर्नी ये कांस्टेंट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेवी का वैसे क्वेश्चन है, कि हाईएस्ट पॉइंट पे त्वरण की दिशा क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट ही नहीं, कहीं पर भी यहाँ पे तुम्हारा जी हो, या तुम्हारा यहाँ पे जी हो, या तुम्हारा यहाँ पे जी हो, हर जगह तुम्हारा त्वरण किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। एक और इसमें संभावना बन रही है इसी पार्ट में। इस पार्ट में हमारा आ रहा है कि मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम, मतलब संवेग, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे संवेग क्या होता है। तो संवेग सीधा सा ऊपर को ये जिंदा है हमारा mu cos थीटा होता है। याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम हमारा mu cos थीटा होता है। फिर चलो, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चता अधिकतम ऊंचाई पे काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है। तो सीधा से याद रखना कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हमारा होता है हाफ mv² बोलते हैं। तो v की जगह पे यहाँ डाल देंगे हम लोग u cos थीटा का स्क्वायर डाल देंगे। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट हो गया।
ये दो बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये याद रखना इस चीज़ को। हमने बोला भी था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देंगे, आने की संभावना जिस क्वेश्चन की है उस क्वेश्चन को प्लस जो आया हुआ क्वेश्चन है दोनों को डील करते निकलेंगे। यह हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम है एम यू कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। चलो इसके बाद इसको मिटा देते हैं। इसके अंदर देखो कुछ फार्मूलेज हैं, इसके कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला की चर्चा हम लोग करते हैं। देखो पे देखो, सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई की बात आती है, मैक्सिमम हाइट की बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अधिकतम ऊंचाई, इसका जो फार्मूला होता है यह होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये फार्मूला हमारा अधिकतम ऊंचाई का है, ठीक है। चलो दूसरा हमारा इसके अंदर है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल इसको कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की हिंदी यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ये उड्डयन काल, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा फार्मूला है 2u साइन थीटा बटा जी, 2u साइन थीटा बटा जी। एक ये फार्मूला हमारे पास है। एक नेक्स्ट इसका है, तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको कहा जाता है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास आर से डिनोट करते हैं, और आर का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये देखना, ये तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ आता है कि फॉर आर मैक्स, अधिकतम रेंज के लिए, फॉर आर मैक्स मतलब क्या, अधिकतम रेंज के लिए हमारा सीधी सी बात है कि साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए जो 1 होता है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको कि साइन 2 थीटा जो होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग साइन 90 डिग्री लिखेंगे। इस जंग से थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। याद रखना, किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी बॉल को अधिकतम रेंज तक फेंकने के लिए कितने एंगल पर उसको फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा रिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अलग अलग एग्जाम्स में, एयरफोर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लो इसको। इसके बाद इसमें देखना कि इसके अंतर्गत कुछ रिलेशंस हैं, इसी के अंदर कुछ रिलेशन है। यहाँ पे देखना एक रिलेशन हमारा आएगा कि यदि h बराबर r हो, h से मतलब मैक्सिमम हाइट है और ये हेड है, तब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, प्रक्षेप्य कोण कितना होगा। h और r यदि दोनों बराबर हो, तो h और बराबर हो तो यहाँ सीधा सा यदि याद रखने की बात है तो सीधा लिखना, ये tan इनवर्स 4 होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये tan इनवर्स 4 होता है। क्लियर है। चलो इन्वर्स है हमारा, ध्यान रखना। देखो यहाँ हमारा क्या है, ये h बराबर r है। h कितना हमारा है, h है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। r क्या हमारा है, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g है। g और g कैंसिल हुआ, u और u कैंसिल हुआ। यहाँ पे फिर चलो हम, यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये हमारा हो जाएगा 2 गुना साइन 2 थीटा, 2 गुना साइन 2 थीटा। फिर आगे चलो, यहाँ पे देखना हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो हो रहा है ये हो रहा है 2 इंटू, इसका वैल्यू लिख दो, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया, और साइन और साइन गया यहाँ से, ये देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दो, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये जब सब ये निकालना है कि टेन थीटा का जो कंडीशन आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ से यदि थीटा निकालते हैं तो ये हमारा हो रहा है टेन इनवर्स 4, जो कि मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। संभावना की बात भी कर रहे हैं, हमने पहले ही बोला है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आने वाले क्वेश्चन हैं उसकी भी बात कर रहे हैं। जो आया हुआ है उसको तो हम बता ही देंगे, वो तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप देखेंगे उसको। यदि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि h तथा r के बीच संबंध, h तथा r के बीच रिलेशन, तो रिलेशन की बात करेंगे, तो रिलेशन की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच का संबंध क्या है, तो लिखते हैं
कि आर जो होता है ना ये 4h cot थीटा होता है। याद रखना ये क्या होता है हमारा 4h cot थीटा। याद कर दो रिलेशन को तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि h बटा आर करना, इसका रिलेशन निकाल देना। जैसे उसे निकालेंगे कैसे, जैसे h बटा आर करेंगे, h क्या है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और देखो आर कितना हमारा है, आर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यहाँ जी लिख दो और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कर दो। ये जो कहानी बन रही है जो ख़त्म हो रही इसको ख़त्म करो और इसको सीधा सा आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और साइन 2 थीटा, यहाँ 2 यहाँ पे है, 2 गुना लिखो 2 थीटा का लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी कहानी चली गई। यहाँ पे फिर देखना ये हमारा एच बटा आर है, एच बटा आर क्या हो जाएगा साइन बटा 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये टेन थीटा बटा हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम आर निकाल देंगे तो आर हमारा क्या हो जाएगा 4h cot थीटा, जो मैंने प्रूव करके तुमको दिखा दिया। और ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्लियर है। तो यहाँ पे देख लेना ये सारे का सारा फॉर्मूला तुम्हारे पास है, जो कंसेप्ट है इसका, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का आगे बढ़े। इसके अंतर्गत एक और बात आती है, यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंके हैं तो उसका रेंज बराबर होता है। यहाँ कहने का ये मतलब कि यदि दो प्रोजेक्टाइल या वस्तु को किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं, दो प्रोजेक्टाइल्स को थीटा तथा 90 डिग्री माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करें, पर फेंकें, तब क्या होगा, तब दोनों के रेंज बराबर होते हैं, तब दोनों के रेंज परास जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने एंगल पे फेंके जाने पर रेंज बराबर होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे पूरक कोण पे दोनों के रेंज बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। जैसे इन दिस केस, इस केस में एक चीज़ याद रखना, इन दिस केस, इस केस में हमारा सीधा आर जो होता है ना ये 4√H1H2 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छा रिलेशन है, इसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। क्लियर है। इतना भी प्रोजेक्टाइल मोशन का हम जानते हैं, हम इसको बना लेंगे। एक और यहाँ पे ध्यान देना, इसके अंदर एक रिलेशन हमारा आता है जिसे हम एच मैक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आर मैक्स की बात की थी, तो तुरंत बता रहे हैं कि जैसे अभी जस्ट हमने बोला था कि आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी बोला था। तो थीटा मैक्सिमम रेंज के लिए हमारा थीटा 45 चाहिए, तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री बटा जी। तो ये साइन 90 का मान कितना होगा 1 होता है, तो आर मैक्स का वैल्यू कितना हो गया, आर मैक्स का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर बटा जी। एक ही फार्मूला हमारे पास आ गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। इसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं इसी में। देखना है ये देखना कि यहाँ के फिर हमारा एक एच मैक्स की बात करें और आर मैक्स, एच मैक्स बराबर हमारा होता है यू स्क्वायर बटा 2 जी, जो तुमने वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है। इसको यहाँ पे फिर लिखेंगे एच मैक्स हमारा होगा हाफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो यू स्क्वायर बटा जी लिख सकते हैं। जस्ट यू स्क्वायर बटा जी का फॉर्मूला हमारा आर मैक्स आया है। यहाँ पे हमारा एच मैक्स जो हो जाएगा यह होगा आधा गुना आर मैक्स, या आर मैक्स करेंगे तो 2 एच मैक्स हो जाएगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पूछा जाता है। यही कहानी थी इसकी, इतना याद रखो। प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट यही है और इसके अंदर एयरफोर्स के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, बन जाएगा। क्लियर। चलो इसके बाद थोड़ी चर्चा हम सर्कुलर मोशन की कर देते हैं, उसका जो कंसेप्चुअल व्यू है उसकी बात करते हैं। देखो यार, सर्कुलर मोशन की बात करो, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि हमारा 2D मोशन था, ये टेंजेंशियल मोशन है। कैसा मोशन है ये, टेंजेंशियल मोशन। इसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखीय गति। ये हमारा क्या है
ये हमारा है स्पर्श रेखीय गति कहते हैं इसको। दूसरा यहाँ पे देख लो, इस मोशन में हमारा स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड क्या होता है? नियत चाल नियत होती है, या कांस्टेंट कहते हैं इसी को। और वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्या होता है? ये चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। किसके कारण? ड्यू टू चेंज, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है? और यहाँ पे एक चीज़ देखा कि स्पीड यदि कांस्टेंट है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, याद रखना इस चीज़ का। एक्सेलेरेशन बदलता है इसमें, वो कांस्टेंट नहीं होता। वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज होने के कारण बदलते रहता है। इसके अंदर कुछ पार्ट हमारा है, जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे हम इसमें जैसे हमारा एक्सेलेरेशन होता है या भी होता है, जैसे भी बराबर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर ओमेगा, लीनियर और एंगुलर। फिर हम बोलते हैं ए जो हमारा लीनियर है ये आर अल्फ़ा, आर अल्फ़ा यहाँ पे एंगुलर होता है। अब हम लोग एक बात कर देते हैं इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। और इसको एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा होता है mv² बटा आर, जहाँ m मास है, आर रेडियस है, v स्पीड है। और v का वैल्यू यदि आर ओमेगा देते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारा mr⍵² ठहरता है। ठीक है। और ये जो होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, टुवार्ड सेंटर, डायरेक्शन किधर होता है? टुवार्ड सेंटर। इसका डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, टुवार्ड्स सेंटर। याद रखना, जो सर्कुलर पाथ होता है उसके केंद्र की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अभी केंद्रीय त्वरण की बात करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग अभिकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे। अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करेंगे, और अभिकेंद्रीय त्वरण को हम लोग AC बोलते हैं। ये होता है v² बटा आर, ये हो जाएगा हमारा r⍵², एक ये हमारा फार्मूला है। क्लियर? नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स। इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय। मैग्नीट्यूड वही होता है, लेकिन डायरेक्शन आउट, अवे फ्रॉम सेंटर या आउटवर्ड सेंटर। टुवार्ड्स है, ये क्या है? अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर, केंद्र से बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, केंद्र से बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। फॉर्मूला वही हमारा है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन न्यूटन लॉ का पालन ये नहीं करता है। याद रखना। एक चीज़ और याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये जो खास करके है सेंट्रीफ्यूगल, ये सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स, इसको हम लोग छद्म बल कहते हैं। कौन सा बल बोलेंगे? इसको हम लोग छद्म बल कहेंगे, झूठा बल ये हमारा है। बस जैसे मान लो, इसका एग्जाम्पल की बात कर दें, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि लस्सी जिससे दही का ये चलाया जाता है ना, जैसे स्टीर किया जाता है, जो मट्ठा वगैरह निकालने के लिए, उसमें इसका यूज होता है, इस फोर्स का। देखो इसको एक बार, इसके अंदर देखना कि इसी पार्ट में, ये तो हमारा जो एयरफोर्स के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस की संभावना बनती है, उसके अंतर्गत हम इसको, इसका कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, चैप्टर वाइज कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखना थोड़ा कि जैसे न्यूटन्स लॉ की बात यदि करेंगे तो सर्कुलर मोशन में यदि इतना पढ़ते हो तो शायद हमको नहीं लगता है कि इससे कहीं संभावना बनती है एयरफोर्स एग्ज़ाम में। वैसे एक वर्टिकल सर्किल होता है जो वर्क एनर्जी का पार्ट है, उसमें हम बताएंगे उसको। और तुम्हारा न्यूटन्स लॉ के अंतर्गत जो है उसमें न्यूटन का लॉ
इनर्शिया किस पर निर्भर करता है, ये जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की थोड़ी बात कर दें, हल्की सी बात कर लें जो काम के लायक हमारी चीज़ है, क्योंकि वक्त कम है उस हिसाब से सारा चीज़ हमको देना है। न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। इसका पहला लॉ जो है ना, ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। किस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है? जड़त्व का नियम इसको हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। एक और ध्यान देना यहाँ पे। और पहला लॉ से बल की परिभाषा मिलती है। फर्स्ट लॉ गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ क्या देता है? फर्स्ट लॉ डिफिनीशन ऑफ फोर्स देता है, बल की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ फोर्स देता है, याद रखना ये। और इनर्शिया जो है किस पर निर्भर करता है, याद रखना, इनर्शिया हमारा मास पे निर्भर करता है। किसका इनर्शिया जाता है? जिसका मास ज़्यादा होता है। इनर्शिया किस पर निर्भर करता है? मास पे निर्भर करता है। मान लो यहाँ क्वेश्चन दे दे कि किसका इनर्शिया ज़्यादा है, किसका जड़त्व ज़्यादा है, किसका इनर्शिया ज़्यादा है, मोर इनर्शिया। तो यहाँ पहला यदि तुमको दे रहा है फर, दूसरा दे रहा है ऊल, संभावित क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन, तीसरा दे रहा है रुपी, 1 कॉइन, 1 रुपया का सिक्का, और दे रहा है ए सॉलिड स्फीयर। हमने अभी क्या कहा था तुमको कि मास पे निर्भर करता है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो सॉलिड स्फीयर का इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इनर्शिया की बात करेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। और सेकंड लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ क्या देता है? बल का मान देता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम लोग मैग्नीट्यूड, पूछा हुआ, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता है सेकंड लॉ का। इसको देते हैं बल का मान देता है। क्या देता है? बल का मान देता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, फर्स्ट लॉ डिफिनीशन ऑफ फोर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत मुख्य है, इम्पॉर्टेंट है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लॉ बल का वैल्यू देता है, सेकंड लॉ, और कौन सा लॉ बल का डिफिनीशन देता है, वो बोलेंगे हमारा फर्स्ट लॉ देता है। इन न्यूटन्स लॉ का ये एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अब हम थोड़ा सा निकलते हैं 2020 के क्वेश्चन की तरफ, जो 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ अभी बताएंगे कि 2020 का क्वेश्चन क्या कहता है। 5 क्वेश्चन इसमें से है, न्यूटन्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन का 5 क्वेश्चन, जो पाँचों को हम एक्सप्लेनेशन के साथ अभी सॉल्व कर देते हैं, उसको ध्यान से देखना। पहले देख लो इसका क्वेश्चन, देख लो। जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग। किसी व्हीकल में बॉल बियरिंग का क्या काम होता है? बॉल बियरिंग का काम क्या है? पहला इसका ऑप्शन हमको दे रहा है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाना। देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन में ये मान लो हमारा यहाँ पे बॉल बियरिंग लगा हुआ होता है, इस जगह ये बॉल बियरिंग है। कह रहा है इसका फंक्शन क्या है? तो ये तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करेगा नहीं। सबसे पहले करता क्या है, जब गाड़ी चलती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होती है, मूवमेंट होता है। तो जब उस चक्का के उस जो हमारा बॉल जो चक्का है, जो पहिया है, उसके और सतह के बीच फ्रिक्शन होता है। तो यदि गाड़ियाँ चलती है तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा पहला है कि इंक्रीज फ्रिक्शन, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करता है, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये क्या करता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करता है, याद रखना। क्योंकि होता क्या है कि जब काइनेटिक एनर्जी होगी, यदि रोल नहीं करेगा ना, तो उसका एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाएगा। एनर्जी लॉस होगा तो गाड़ियों का जो स्पीड होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस में चेंज कर जाता है? रोलिंग फ्रिक्शन में। इसलिए पहला का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? चलो सेकंड देखते हैं। चलो अगला कह रहा है इसमें क्वेश्चन हमारा, सेकंड में क्या कह रहा है कि व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली पैसेंजर टर्न्स लीन फॉरवर्ड। कार यदि चलती हुई कार अचानक रुकती है
उसमें पैसेंजर आगे की तरफ झुक जाता है, उसका कारण क्या है? पहला रीज़न ये दे रहा क्वेश्चन आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो पता आपको है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ पे लगता है, ठीक है। और दूसरा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, समझना इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी नहीं होगा यहाँ पे। अब एक बात बताते हैं, गाड़ी चल रही है, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। गाड़ी चल रही है, पहला लॉ क्या कहता है? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, या जिस इनर्शिया में है, जिस पोजीशन में, उसी में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगता है, ठीक है। तो गाड़ी चल रही थी, तो गाड़ी के चलने के साथ साथ उसमें जो पैसेंजर था वो भी चल रहा था, वो भी मोशन में था। क्लियर? जैसे ही गाड़ी रुकी, सडनली ब्रेक किया, सडनली रुकी गाड़ी, तो जैसे ही स्टॉप किया सडनली, तो उस आदमी का, जो पैसेंजर का जो कॉन्टैक्ट पार्ट था वो भी रुक गया। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अपर पार्ट क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है आगे जाने के लिए, तो आगे झुकेगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। फिर समझना, हमने कहा गाड़ी चल रही है, सेकंड क्वेश्चन हमारा 2020 का है। गाड़ी चल रही है, उसके साथ साथ कार के स्पीड के साथ साथ बॉडी भी स्पीड में, आदमी भी गति में, पैसेंजर। लेकिन जैसे ही कार सडनली ब्रेक मारता है, सडनली रुकती है कार, उसके साथ साथ क्या होता है कि वो आदमी जो था वो भी रुक गया, उसका जो कॉन्टैक्ट पार्ट था वो रेस्ट में आ गया। लेकिन अपर पार्ट से वो क्या चाहता है? वो चाहता है अपनी इनर्शियल प्रॉपर्टी को बना के रखने के लिए, जड़त्व या गुण को बना के रखना चाहता है, आगे जाना चाहता है, इसलिए आगे झुक जाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वर्किंग प्रोसेस ऑफ रॉकेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रॉकेट का वर्किंग प्रोसेस जो हमारा है, वर्किंग प्रोसेस जो रॉकेट का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे याद कर जाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑप्शन में पहला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मास, तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और फोर्थ नंबर है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सीधा याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे है, तो इसका तीसरा का ऑप्शन हमारा सीधा आएगा। सीधा याद कर जाओ कि रॉकेट का जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो कार्य पद्धति है, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, किस पर आधारित है? उसका वर्किंग प्रोसेस हमारा आधारित है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, जो कि पहला ऑप्शन है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन इसी में, इसी क्रम में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ चौथा कार्य है कि घर्षण कोण और विराम कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कार्य है। ये हमारा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। और दूसरा कार्य है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बोल रहा है, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है, इसमें क्या रिलेशन है। पहले एक चीज़ ध्यान रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में इसका कंसेप्ट है कि म्यू बराबर होता है tan थीटा। इसकी बात करेंगे तो ये म्यू बराबर होता है tan अल्फा। ध्यान देना, यहाँ पे म्यू हमारा tan थीटा अल्फा होता है, ये म्यू हमारा क्या होता है? tan थीटा होता है। समझना इस चीज़ को। तो म्यू हमारा एंगल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। याद रखना इस चीज़ को, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण या विराम कोण इसको कहते हैं। क्या देख रहे हैं? म्यू और म्यू बराबर है, तो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है? tan थीटा हमारा tan अल्फा आ रहा है। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ हमारा थीटा किसके बराबर हो रहा है? अल्फा के बराबर। मतलब विराम कोण और फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में बराबर होती है। यहाँ सीधा बोलता है कि दे आर इक्वल टू ईच अदर, नॉट इक्वल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नन ऑफ दिस, या कुछ ऐसा बोल है लास्ट में, नन ऑफ दिस कार्य। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट में देखना है हमको कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है कि द एंगल इन विच क्रिकेट बॉल शुड बी हिट या थ्रोन सो दैट इट कवर्स मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कितने एंगल पे करेगा? जस्ट अभी हमने बताया था कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। जस्ट हमने बताया अभी, आर बराबर क्या फॉर्मूला है रेंज का? u² sin 2 थीटा बटा जी। लिखते हैं कि फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेंज के लिए ये मैक्सिमम चाहिए हमको,
साइन 2 थीटा क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मतलब 1। यहाँ पे चलो साइन 2 थीटा कितना होगा, इस साइन 90 डिग्री होगा। यहाँ पे देखो 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ध्यान देना यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे को थीटा 45 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे सीधा बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझो यहाँ पे इस ढंग से जो 2020 का जो 5 क्वेश्चन आए हुए थे, सर्कुलर मोशन का, न्यूटन्स लॉ का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, हमने बता दिया आपको। और इसी क्रम में नेक्स्ट हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ का और देंगे, और इसमें वर्क एनर्जी का पार्ट आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वर्क एनर्जी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं विथ डिस्कशन एक्सप्लेनेशन। यदि कहीं आप लोगों को कोई समस्या होती है, तुम्हें कोई समस्या होती है, लगता है कि सर थोड़ा सा कंसेप्ट और दीजिए, तो मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज कीजिएगा, और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम उसको डालें। हमको जो समय मिलता है उस समय को भरपूर हम यूज करते हैं, आप भी मेरे साथ भरपूर यूज करो। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि 15 जनवरी तक हम लगभग सिलेबस आपका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQS जो मैंने लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, और लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। और आज यहीं तक हमारा होगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।